हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ डेमोक्रेसी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज के वीडियो में हम लोग चलेंगे व्हीट स्टोन सेतु, बायोसेवर्ट का नियम और विभिन्न प्रकार की जो कुंडलियां होती हैं उनमें बायोसेवर्ट के नियम के अनुसार या फिर एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र की गणना करने के जितने भी व्यंजक बनते हैं मैं उन सब पर बारी बारी से चर्चा करूँगा। और उसके बाद हम प्रत्यावर्ती धारा भी इसी वीडियो प्रत्यावर्ती धारा जो इसका लास्ट चैप्टर है और हम वहां पर ले जाकर इस वीडियो को खत्म करेंगे। तो इसलिए इस वीडियो में अंत तक रहेगा। और फर्स्ट पेपर हमने पूरे 3 वीडियो में कवर कर दिया है और इन 3 वीडियो से आप कम से कम 50 से 60% नंबर ला सकते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। आपका समय इस समय बहुत कीमती है, इसलिए वीडियो को ध्यान पूर्वक देखिएगा। तो हम बात करते हैं क्या व्हीट स्टोन सेतु कि व्हीट स्टोन सेतु क्या है। देखिए यह एक परिपथ है और इस परिपथ की संरचना को हमने इस बोर्ड के ऊपर दर्शाया है और आप भी हूबहू ऐसे ही अपनी जो परीक्षा की कॉपी है उस पर ऐसे ही बनाएंगे और जिस तरह से हम आपको समझाएंगे उस तरह से आपको लिखना है। तो हम बात करते हैं व्हीट स्टोन सेतु। देखिए व्हीट स्टोन सेतु एक वर्गाकार आकृति में बनाया गया है, ए बी सी और डी। ए बी सी डी ये कुछ इस तरह का वर्गाकार आकृति है और इन वर्गाकार आकृतियों का एक सिरा ये है बैटरी से जोड़ दिया गया और दोनों सिरों को, ए सिरे को और सी सिरे को बैटरी के ए सिरे को बैटरी के धन सिरे से जोड़ा गया और सी सिरे को बैटरी के ऋण सिरे से, या ये इसको हम विद्युत सेल भी कह सकते हैं, विद्युत सेल से जोड़ा जाए या फिर बैटरी से जोड़ा जाए। तो बैटरी से जोड़ा गया या विद्युत सेल से जोड़ा गया तो इसका ए सिरा बैटरी के धन सिरे से जोड़ा गया और माइनस जो सिरा है या ऋण सिरा है वो इसका सी सिरे से जोड़ा गया। तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें आपको बनानी है, समझनी है और अपने दिमाग में रोक कर रखनी है। तो यहाँ पर देखिए हमने आपको पिछले वीडियो में बताया कि धारा हमेशा प्लस से माइनस की ओर जाती है। हमेशा धारा निकलती है कहाँ से? बैटरी के प्लस सिरे से। तो बैटरी का प्लस सिरा ये है तो धारा की दिशा इधर चलेगी और यहाँ से हमने मान लिया धारा कितनी जा रही है, आई। कितनी धारा यहाँ पर जा रही है, आई। और उसके बाद जब धारा बिंदु ए पर पहुँचेगी तो ए पर जाने के बाद 2 भागों में बट जाएगी। ए बी एक चालक तार है, ए बी एक परिपथ है और उसके बाद ए डी है तो धारा ए बी में भी जाएगी और ए डी में भी जाएगी। यहाँ पर जो इनका प्रतिरोध है, एक का R1 है दूसरे का R2 है। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने मान लिया कि ऊपर वाले धारा ये जो चालक तार है ए बी में जो धारा जा रही है वो I1 जा रही है और AD में धारा I2 जा रही है। उसके बाद जब धारा B बिंदु पर पहुंच जाएगी और B बिंदु पर धारा कौन सी जाएगी, I1 जाएगी और I1 B बिंदु पर जाने के बाद फिर ये लगा है गैल्वेनोमीटर। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर या एक कोई तार ही लगाया जा सकता है। तो इस गैल्वेनोमीटर में अगर धारा का मान 0 मान लिया जाए, पहले तो हमने मान लिया यहाँ पर कितनी धारा आ रही है, I3। और I3 जब इसमें आ रही है, यहाँ से कितनी आ रही है, I1। जब I3 गैल्वेनोमीटर वाले तार में चली गई तो यहाँ पर इस वाले R3 प्रतिरोध वाले तार में धारा कितनी बचेगी, तो I1 में से I3 घट जाएगी तो यहाँ पर बचेगी I1 माइनस I3। अगर आप नहीं समझे तो रुकिए 1 मिनट। तो अगर हमने मान लिया यहाँ पर धारा कितनी है, 5 एम्पियर। अगर इस AB तार से जो धारा जा रही है वो 5 एम्पियर, हमने मान लिया इसमें 2 एम्पियर धारा चली गई। इस गैल्वेनोमीटर वाले तार में कितने एम्पियर धारा चली गई, 2 एम्पियर। तो इसमें धारा कितनी बचेगी, तो इसमें बचेगी 5 में माइनस 2। 5 माइनस 2 को हम डायरेक्टली 3 लिख सकते हैं, लेकिन I1 माइनस I3 को एक संख्या के साथ या एक डिजिट के साथ या एक लेटर के साथ नहीं लिख सकते, इसलिए इसको हमने लिख दिया I1 माइनस I3। यहाँ से धारा अगर 5 एम्पियर जा रही है, अगर इसमें 2 एम्पियर चली गई तो इसमें कितनी बचेगी, 5 माइनस 2।
तो इसी तरह से हमने देखिए I1 धारा यहाँ पर थी, I3 इसमें चली गई, तो इस वाले BC तार में कितनी धारा जाएगी, I1 माइनस I3। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं जो A से D तक जो धारा जा रही है वो कितनी है, I2 है, और I2 इधर से आ रही है I3, इधर से I3 आ रही है, इधर से I2 आ रही है, और I2 और I3 जब बिंदु D पर आकर मिलेंगी तो इस वाले तार में DC में जो धारा जाएगी वो कितनी जाएगी, I1 नहीं I2 प्लस I3, क्यों इधर से I2 आ रही है, इधर से I3 आ रही है। जब I3 इधर से, I2 इधर से, तो ये दोनों धाराएं मिलकर जुड़ जाएंगी I2 प्लस I3, और फिर दोनों आकर यहाँ पर इधर से आ रही है I1 माइनस I3, और इधर से आ रही है I2 प्लस I3, फिर C बिंदु पर आकर दोनों मिल जाएंगी, तो ये क्या हो जाएगा, I1 माइनस I3। जब इस चालक तार से आ रही है I1 माइनस I3, इधर से आ रही है I2 प्लस I3, I2 प्लस I3। अगर I2 प्लस I3 से I3 कट जाएगा तो बचेगा कितना, I1 प्लस I2 बराबर I के। तो इसका मतलब देखिए जहाँ से चले थे फिर वही धारा हमें प्राप्त हो गई। अगर वही धारा हमें प्राप्त हो गई तो इसका मतलब है कि इसमें धारा का मान शून्य माना जाता है, और जब I3 का मान शून्य होता है तो किन्हीं दो संलग्न प्रतिरोधों का अनुपात शून्य होता है। अब आपको लिखना कैसे, हमने आपको पूरा परिपथ समझा दिया। अब इसमें KVL का नियम लगेगा। KVL हमने किरचॉफ का वोल्टेज नियम कल समझाया था, कल के वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा तो वो पहले जाकर वहाँ पर वो वीडियो ज़रूर देखें। तो जब हम KVL नियम लगाएंगे, किरचॉफ का वोल्टेज नियम या लूप नियम, तो यहाँ पर जो I3 में धारा शून्य अगर मान ली जाए तो आपको लिखना कैसे, ये पहली चीज़ है कि आपको थोड़ा परिभाषित भी तो करना पड़ेगा कि व्हीट स्टोन सेतु में आपको क्या करना है, एक वर्गाकार आकृति ABCD A, एक वर्गाकार आकृति में क्या है, AB का प्रतिरोध R1 है, BC का प्रतिरोध R3 है, DC का प्रतिरोध R4 है तथा AD का प्रतिरोध R2 है। इस तरह से आपको परिभाषा बनानी है। जो प्रतिरोध जिसका है AB का R1, BC का R3 और DC का R4 और उसके बाद AD का कितना है, प्रतिरोध R2 है। अब इसमें जो धारा जा रही है तो इसका मतलब है कि हमने मान लिया कि इसमें परिपथ जो ये गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर में धारा I3 का मान शून्य मान लिया जाए तो किन्हीं दो संलग्न प्रतिरोधों का अनुपात बराबर होता है। किन्हीं दो का मतलब ये इन दोनों का अनुपात या इन दोनों का अनुपात या इन दोनों का अनुपात या इन दोनों का अनुपात, मतलब है अब देखिए ये दोनों संलग्न नहीं है। संलग्न का मतलब है ये दोनों संलग्न है या फिर ये दोनों संलग्न है। तो संलग्न का मतलब है कि जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं वो संलग्न परिपथ या संलग्न तार कहलाते हैं। तो संलग्न प्रतिरोधों का अनुपात बराबर होता है और इस अवस्था में व्हीट स्टोन सेतु को संतुलित अवस्था कहा जाता है। और संतुलित अवस्था में R1/R2 बराबर R3/R4 होगा। जैसे इसका इन दोनों के प्रतिरोधों का अनुपात इन दोनों के प्रतिरोधों का अनुपात बराबर होगा, तब व्हीट स्टोन सेतु संतुलित होगा। या फिर जब भी R1/R2 बराबर R3/R4 होगा तो I3 में धारा का मान शून्य होता है। ये सारी चीज़ें आपको व्हीट स्टोन सेतु में याद रखनी है। तो व्हीट स्टोन सेतु में इतना अगर लिख दोगे तो आपको 5 नंबर का अगर है तो कम से कम 3 नंबर आपको मिल जाएगा। कैसे लिखोगे कि धारा इसमें ये व्हीट स्टोन सेतु है, एक वर्गाकार आकृति ABCD A में AB का प्रतिरोध R1, DC का प्रतिरोध R3 तथा DC का प्रतिरोध R4 और AD का प्रतिरोध R2 है। तो इस प्रकार इसमें KVL अगर आपने पढ़ लिया है तो KVL भी लगाकर हम आपको इतना डिटेल में तो नहीं समझा पाएंगे, क्योंकि अब समय के अनुसार ही आपको नंबर दिलाना है और कम से कम हमें पास होने की मार्किंग बनानी है। तो यहाँ पर R1/R2 बराबर R3/R4, तो व्हीट स्टोन सेतु कैसा होगा, संतुलित अवस्था में। और
संतुलित अवस्था में कब होगा? जब गैल्वेनोमीटर में धारा का मान शून्य होगा। गैल्वेनोमीटर में धारा का मान शून्य यानी कि I3 का मान शून्य होगा, तब इनका अनुपात किन्हीं दो संलग्न प्रतिरोधों का अनुपात बराबर होता है और तब व्हीटस्टोन सेतु संतुलित अवस्था में होता है। आई होप समझ गए होंगे। अब हम बात कर लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र। महत्वपूर्ण चीज़, बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है कि चुंबकीय क्षेत्र क्या है। देखिए यहाँ पर हम सारी परिभाषाएं दिखाएंगे नहीं, सिर्फ आपको बोलेंगे, समझाएंगे, जितना संभव कोशिश हो सकेगा, जितना संभव कोशिश हो सकेगी हम उतना आपको समझाएंगे कि चुंबकीय क्षेत्र क्या है। कि चुंबकीय क्षेत्र का मतलब है कि किसी चुंबक के चारों ओर का कोई क्षेत्र होगा, चुंबक के चारों ओर का कोई क्षेत्र है, उसी को हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। लेकिन इसको आप परिभाषित कैसे करेंगे? परिभाषित करने का जो तरीका है कि चुंबकीय क्षेत्र, शब्द समझ में आ रहा है, चुंबक, तो चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी चुंबकीय सुई को ले जाने पर चुंबकीय सुई एक निश्चित दिशा में ठहर जाती है और जिस दिशा में जो चुंबकीय सुई ठहर जाती है वही क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। बात समझ में आई? बोलो आई कि नहीं आई? नहीं आई तो फिर एक बार सोचिए। किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी चुंबक के परितः वह क्षेत्र, किसी तरह से भी आप बोल सकते हैं कि किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी चुंबकीय सुई को अगर आप स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं तो वो सुई एक निश्चित दिशा में ठहर जाती है। जिस दिशा में अगर ऐसे ठहर गई तो ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया, अगर ऐसे ठहर गई तो ये चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा, अगर ऐसे ठहर गई तो ये चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा, ये चुंबकीय क्षेत्र। और चुंबकीय क्षेत्र नॉर्थ, चुंबकीय क्षेत्र का एक ध्रुव नॉर्थ होता है और एक ध्रुव साउथ होता है। साउथ और नॉर्थ क्या होता है अभी हम पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र जब पढ़ेंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा। तो चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, या फिर इसको हम टेस्ला कहते हैं, और ये एसआई मात्रक होता है। और सीजीएस पद्धति में एसआई मतलब स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम, और इसका सीजीएस का मतलब है सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड पद्धति में इसका मात्रक गॉस होता है। गॉस का मतलब है, अभी हमने कल के वीडियो में आपको गॉस की प्रमेय पढ़ाई थी। गॉस की प्रमेय क्या है कि किसी गॉसियन पृष्ठ में संबद्ध चुंबकीय संबद्ध कुल आवेश उसके एप्सिलॉन नॉट 1/एप्सिलॉन गुना होता है। तो उसका जो उसी को हम गॉस की प्रमेय कहते हैं। और एक गॉस बराबर 10⁻⁻4 टेस्ला के बराबर होता है। ये पॉइंट आप याद रखें, एक नंबर में पूछ लेगा कि एक गॉस कितने टेस्ला के बराबर होगा, तो 10⁻⁻4 टेस्ला के बराबर होता है। सीजीएस पद्धति में चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक गॉस होता है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। अब विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होगा? देखिए चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा हमने आपको बताई, अब हम बताएंगे कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव वो प्रभाव होता है कि विद्युत के द्वारा जो प्रभाव उत्पन्न होता है, किसके द्वारा? विद्युत के द्वारा। और विद्युत धारा जब किसी चालक तार में प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र स्वतः उत्पन्न हो जाता है। ये सारी चीज़ें, ये पॉइंट आपको थोड़ा सा अपना एक किस्सा समझ के, कहानी समझ के आप याद करेंगे तो आपका जो याद करने का जो तरीका है वो हमेशा स्थायी रहेगा। आपको याद स्थायी हो जाएगा, आपकी जो मेमोरी है वो स्थायी हो जाएगी। तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा का मतलब है धारा के कारण उत्पन्न कोई प्रभाव है और वो किसके कारण होता है? धारा के कारण। अब विद्युत धारा जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने की घटना विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहलाता है। ये देखिए हमने लिख दिया है कि धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने की घटना। बस इतने शब्द आप याद कर लो, बाकी आपको पूरी परिभाषा याद हो जाएगी। आपको रटाना हमारा उद्देश्य नहीं है, सिर्फ आपको समझाना है कि किसी चालक तार में जब धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने की घटना विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहलाती है। एक नंबर आपका यहाँ से पक्का हो गया। अब हम बात करते हैं बायो-सेवर्ट का नियम। बायो-सेवर्ट का नियम, देखिए ये एक नियम है और इसको बायो-सेवर्ट के नाम से ही जाना जाता है और इसको
बायो तथा सेवर्ट, बायो और सेवर्ट दो वैज्ञानिक थे। उन्होंने किसी चालक तार के या धारावाही चालक, ये दिख रहा है आपको, ये टेढ़ा सा, ये थोड़ा सा राउंड में दिख रहा है, ये धारावाही चालक है। और इस धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए एक नियम दिया, जिसे हम बायो सेवर्ट का नियम कहते हैं। आपको रटना लिखना, सिर्फ इतनी चीज़ें याद करो, 4 चीज़ें याद करो, पूरा बड़ा चढ़ा के लिख दो, मठे में पानी मिलाते जाओ, बढ़ाते जाओ। आपको समझाना और समझना उद्देश्य है, रटाना या उसको रटना कोई उद्देश्य नहीं है। बायो सेवर्ट का नियम। अब बायो सेवर्ट के नियम से सबसे पहले आपको क्या लिखना है? सबसे पहले आपको लिखना है कि दो वैज्ञानिक बायो तथा सेवर्ट ने किसी धारावाही चालक में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए एक नियम दिया, उसे बायो सेवर्ट का नियम कहते हैं। अब बायो सेवर्ट के नियम में ये आप एक धारावाही चालक बनाएंगे और एक बिंदु है, हमने मान लिया इसमें धारा प्रवाहित आई हो रही है। कितनी धारा प्रवाहित हो रही है? आई धारा प्रवाहित हो रही है। अब इसके किसी बिंदु से अठीठा कोण बनाते हुए r दूरी पर एक बिंदु P है, जहां हमें चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। चुंबकीय क्षेत्र मतलब B की गणना करनी है। यहाँ पर देखिए, हम आपको बताना भूल गए कि चुंबकीय क्षेत्र को B से लिखा जाता है। चुंबकीय क्षेत्र को किससे लिखते हैं? B से। चुंबकीय क्षेत्र मतलब मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र का मतलब मैग्नेटिक फील्ड, और चुंबकीय क्षेत्र को B से लिखा जाता है। और बायो सेवर्ट के नियम में हमने आपको बता दिया, दो वैज्ञानिक थे, बायो तथा सेवर्ट। इन्होंने किसी धारावाही चालक के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए एक नियम दिया, उसे बायो सेवर्ट के नियम से जाना जाता है। उसके बाद आपको ये चालक तार बनाना है और उसके किसी बिंदु पर, इस चालक तार में धारा कितनी प्रवाहित हो रही है? I धारा प्रवाहित हो रही है I, और इसके किसी बिंदु से R दूरी पर, अब आप यहाँ पर कोई नाम दे देंगे, ये A और ये नाम दे दो B। माना AB एक चालक तार है, माना AB एक चालक तार है। आपको ऐसे ही लिखना है जैसे हम आपको बता रहे हैं, रटाना नहीं है। माना AB एक चालक तार है जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। चालक तार के किसी एक निश्चित बिंदु से थीटा कोण बनाते हुए, देखिए थीटा कोण बनाते हुए R दूरी पर एक बिंदु है P, एक बिंदु P स्थित है, जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। बस इतना सा आपको लिखना है। उसके बाद आपको ये 4 नियम याद रखने हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। पहला नियम क्या है कि इस धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र प्रवाहित होने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होती है। अनुक्रमानुपाती और समानुपाती एक ही बात होता है कि अनुक्रमानुपाती होता है क्या? चुंबकीय क्षेत्र किसके अनुक्रमानुपाती होता है? बहने वाली धारा के, और चालक की लंबाई है L। हमने मान लिया जिसकी लंबाई कितनी है? चालक की लंबाई L है। आपको बिल्कुल आसानी से, बहुत आसान भाषा में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। चालक की लंबाई L है, चालक की लंबाई के भी अनुक्रमानुपाती होता है क्या? चुंबकीय क्षेत्र बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। पहली स्टेप, चुंबकीय क्षेत्र चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरी स्टेप, चालक जो चुंबकीय क्षेत्र है वो साइन की ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। साइन की ज्या मतलब साइन थीटा, साइन की ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं साइन की ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। साइन की ज्या का मतलब है साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है। और जो बिंदु जिस चालक तार से बिंदु P जितनी दूरी पर है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अनुक्रम का मतलब होता है व्युत्क्रम, उल्टा होता है तो बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो B अनुक्रमानुपाती 1/r²। मुख्य ये 4 स्टेप हैं। इनको अगर आपने ये तैयार कर लिया, इनको सिर्फ याद कर लिया, तो बायो सेवर्ट का नियम आपका याद हो गया। तो समीकरण 1, 2, 3 व 4 से जब सभी के सामने, सभी के बीच में अनुक्रमानुपाती निशान लगा है तो एक ये लेफ्ट साइड बराबर है, तो B अनुक्रमानुपाती I L
साइन थीटा बटे आर स्क्वायर, सबको एक साथ में मिलाकर लिख दिया। जब यहाँ से ये अनुक्रमानुपाती निशान हटाते हैं तो एक नियतांक आएगा के, और के आई एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। अनुक्रमानुपाती ये निशान है, ये हटाओगे तो एक नियतांक आएगा। उस नियतांक को ही बायो सेवर्ट का नियम नियतांक भी कह सकते हैं। और ये नियतांक 4 पाई के बराबर होता है। जिस तरह से वैद्युत जब क्षेत्र पढ़ रहे थे तो वैद्युत क्षेत्र में एप्सिलॉन नॉट होता है, वहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर म्यू नॉट अपान 4 पाई जो नियतांक होता है। तो के का मान जब रखेंगे तो b बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई आई एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। इसका मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या इसका मात्रक टेस्ला होता है। ये तो हमने आपको यहाँ पर भी बता दिया कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, कि किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी चुंबकीय सुई को ले जाने पर चुंबकीय सुई एक निश्चित दिशा में ठहर जाती है, तो उस दिशा को हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। और ये तो हमने आपको बता दिया कि विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने की घटना विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहलाता है। हमने आपको बायो सेवर्ट के नियम को भी समझाया। तो इसके बाद हम आपको बताएं कि ये म्यू नॉट है क्या। म्यू नॉट क्या है, आप ये फार्मूला ज़रूर रख लें, क्योंकि यहाँ से न्यूमेरिकल भी आपको देखने को मिलेगा, न्यूमेरिकल ज़रूर आपको लगा हुआ मिलेगा इसके साथ। तो म्यू नॉट क्या है, निर्वात की चुंबकशीलता। जैसे एप्सिलॉन नॉट होता है निर्वात की विद्युतशीलता, और एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 इंटू 10 की घात -12। यहाँ पर इसी तरह से ये मान होता है म्यू नॉट का 4 पाई और इंटू 10 की घात -7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। ये इसका मात्रक भी निर्वात की चुंबकशीलता का मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, ये आपको याद कर लेना है। और इसका विमीय सूत्र mLT-2 और A-2, ये भी याद कर लें कि निर्वात की चुंबकशीलता म्यू नॉट क्या है, निर्वात की चुंबकशीलता, और इसका विमीय सूत्र mLT-2 A-2, और म्यू नॉट का मान 4 पाई इंटू 10 की घात -7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होता है। तो इतनी चीज़ें आपको, ये दोनों चीज़ें, इनमें से आपको एक 4 नंबर या 3 नंबर में आपको मिलेगा, यूँ समझिए इन दोनों को तो आप तैयार ही कर लें। चलिए हम देखते हैं एम्पियर के परिपथीय नियम को। एम्पियर का परिपथीय नियम क्या कहता है कि एम्पियर का जो परिपथीय नियम है ये बंद पथ है, और इस बंद पथ से देखिए I1, I2, I1, I2, I3, I4, I5 डॉट I6 धाराएं गुजर रही हैं, और इनसे गुजरने वाली जितनी धाराएं हैं उन सब का योग कहलाता है सिग्मा आई। सिग्मा आई का मतलब है कि कुल धारा। तो इस बंद पथ से गुजरने वाली परिपथीय नियम, परिपथी का मतलब है कि इस बंद पथ या बंद परिपथ से गुजरने वाली जितनी धाराएं हैं तो उनके द्वारा एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। क्योंकि अभी हम लोगों ने अभी पीछे पढ़ा है कि चुंबकीय क्षेत्र किसी धारा के विद्युत धारा के कारण उत्पन्न होता है। तो इस बंद पथ से जितनी भी धाराएं उत्पन्न होंगी तो उसके द्वारा एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और उस चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन का मतलब है कि इस वृत्ताकार भाग का रेखीय समाकलन बहने वाली कुल धारा का म्यू नॉट गुना होता है। म्यू नॉट गुना मतलब है कि निर्वात की चुंबकशीलता के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये चुंबकीय क्षेत्र किसके कारण उत्पन्न होगा, इससे गुजरने वाली कुल धारा के कारण, और इस चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन बहने वाली कुल धारा का म्यू नॉट गुना होता है। ये कहलाता है एम्पियर का परिपथीय नियम। तो आपको आई होप समझ में आया होगा, नहीं आया तो फिर एक बार फिर मैं आपको समझा देता हूं कि किसी बंद परिपथ से गुजरने वाली कुल रेखा मतलब कुल धारा, तो कुल धारा से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन कुल धारा का म्यू नॉट गुना होता है। और यही आपको लिखना है जो मैंने आपको बोलकर बताया। उसके बाद आपको ये सिग्मा आई बराबर I1 I2 और ये सिग्मा VDL V मतलब चुंबकीय क्षेत्र, DL मतलब लंबाई के सापेक्ष इसका समाकलन होगा। तो B चुंबकीय क्षेत्र
का लंबाई के सापेक्ष समाकलन, और ये बहने वाली धारा सिग्मा आई है और म्यू नॉट निर्वात की चुंबकशीलता है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि अनंत लंबाई के सीधे चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना उत्पन्न होगा। हमने मान लिया, ये देखिए ये सीधा लंबा तार है, तो इसको नाम दे देंगे, जैसे हम बता रहे हैं वैसे ही आपको भी लिखना है। माना एक चालक तार जिसमें एक चालक तार AB जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है, और जिस तार से दोनों तरफ R दूरी पर, जिस तार के चारों तरफ R दूरी पर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, वो कितना होगा, B बराबर म्यू नॉट I अपान 2 पाई R। R क्या है, इस वृत्ताकार भाग की त्रिज्या। तो इतना भी आप लिख दोगे तो आपको 3 नंबर में 2 नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ पर एक अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, ये चालक रखा है, और इस चालक के इसमें अगर धारा प्रवाहित करने पर ये चुंबकीय क्षेत्र इसमें उत्पन्न होता है, और वो चुंबकीय क्षेत्र इस चालक के चारों तरफ समान दूरी पर देखने को मिलेगा। ये इस चुंबकीय क्षेत्र का काम है। तो ये चुंबकीय क्षेत्र कितनी दूरी में प्रभाव उत्पन्न करेगा, R दूरी पर। तो हमने मान लिया एक वृत्ताकार भाग बन रहा है, जैसे ये है, इसको अगर ऐसे देखेंगे तो इसके चारों तरफ समान दूरी पर आपको वृत्ताकार भाग में चुंबकीय क्षेत्र देखने को मिलेगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण देखने को मिलेगा। तो वही चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है, और वो चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, B बराबर म्यू नॉट I अपान 2 पाई R। और 2 पाई R क्या है कि इस पूरे भाग की परिधि, और 2 पाई तो वहाँ से मिलता है कि म्यू नॉट का मान कितना होता है, म्यू नॉट I अपान 2 पाई R टेस्ला, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला या फिर वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि एक धारावाही परिनालिका। अब परिनालिका क्या होती है, चलिए हम परिनालिका आपको थोड़ा सा बता दें कि एक खोखली धातु की छड़ जिसके ऊपर तार को लपेटकर एक परिनालिका बनाई जाती है, और इसको किसी विद्युत धारा से जोड़ दिया जाए तो इसमें धारा प्रवाहित होने लगती है, और इस परिनालिका में धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना उत्पन्न होगा, B बराबर म्यू नॉट NI। N क्या है, N यहाँ पर ये फेरों की संख्या है, I जो है इस कुंडली में, इस परिनालिका में प्रवाहित होने वाली धारा। तो इस तरह से आप परिनालिका में धारा का मान पूछा जाए, या फार्मूला पूछा जाए, या न्यूमेरिकल पूछा जाए कि किसी परिनालिका में फेरों की संख्या 100 है और उसमें प्रवाहित होने वाली धारा 0.2 एम्पियर है, तो उस परिनालिका के भीतर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो इस फार्मूले के माध्यम से आप परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाल सकते हैं। तो हम बात करते हैं अब 1 एम्पियर की परिभाषा। आप 1 एम्पियर कब कहते हैं कि जब कोई, समझिए बात को, कि जब कोई 2 समांतर तार, एक ये तार है और एक दो तार होंगे, इस तरह से समांतर होंगे, जिनके बीच की दूरी होगी हर जगह पर 1 मीटर की दूरी होगी। जैसा कि हमने, ये तार 1 है, ये तार 1 है और ये तार 2 है, 2 चालक हैं जिनके बीच की दूरी 1 मीटर है, और इसमें इन दोनों तारों में धारा प्रवाहित करने पर जब धारा की दिशा एक ही तरफ होगी तब प्रतिकर्षण बल लगेगा। इसमें 2 स्थितियां बनती हैं, या तो दोनों की धारा एक तरफ होगी, और जब एक ही तरफ धारा होगी, धारा के दोनों धाराओं की दिशा एक ही होगी, तब यहाँ पर प्रतिकर्षण बल लगेगा। तब यहाँ पर कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल। और वो प्रतिकर्षण बल कितने बल के बराबर लगेगा, 2 में गुणे 10 की घात -7 न्यूटन प्रति मीटर। न्यूटन प्रति मीटर का मतलब है कि प्रत्येक लंबाई में, 1 मीटर की लंबाई में जो बल लगेगा 2 में गुणे 10 की घात -7 न्यूटन के बराबर। तो आप इसको परिभाषित कैसे करेंगे, कि वो धारा जो किन्हीं 2 समांतर तारों में प्रवाहित होने पर जो एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित हों और प्रति मीटर लंबाई में 2 में गुणे 10 की घात -7 न्यूटन बल उत्पन्न करे, तो वो धारा 1 एम्पियर धारा कहलाती है। तो आई होप आपको समझ में आया, नहीं आया तो फिर एक बार फिर सुनिए। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि जब 2 समांतर तार जिनके बीच की दूरी 1 मीटर है, इन दोनों तारों में धारा प्रवाहित करने पर तार के प्रति मीटर लंबाई में 2 में गुणे 10 की घात 7 न्यूटन बल लगता है, तो उस धारा को हम
1 एम्पियर धारा कहते हैं। आप इसको 2-3 बार बैक करके सुनेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं धारावाही चालक पर लगने वाला बल। और जो धारावाही चालक है, हमने मान लिया ये कोई चुंबकीय क्षेत्र हो सकता है कि आपको ना दिख रहा हो। चलिए हम यहाँ पर बना दे रहा हूँ कि एक चुंबकीय क्षेत्र, एक समान चुंबकीय क्षेत्र का मतलब है कि एक ही दिशा में चुंबकीय क्षेत्र है और इसमें एक चालक तार थीटा कोण पर रखा हुआ है। तो इस चालक तार में थीटा कोण पर इस चालक पर लगने वाला बल, धारावाही चालक पर लगने वाला बल, चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा जो बल लगाया जाएगा वो बल होगा F बराबर आई बी एल साइन थीटा। आई क्या है? उस चालक में बहने वाली धारा, और ये जो बी क्या है? ये चुंबकीय क्षेत्र, एक समान चुंबकीय क्षेत्र, और थीटा क्या है? ये जो तार है चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण पर झुका हुआ है। तो इसकी साइन कीजिए, इसके साथ में लेते हैं, गुणा के बराबर लेते हैं। तो F बराबर आई बी एल साइन थीटा। ये आपको याद रखना है कि आपसे पूछेगा कि किसी चालक पर लगने वाला बल कितना होगा, किसके द्वारा? चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा चालक पर कितना बल लगेगा? वी एफ बराबर आई बी एल साइन थीटा। अब हम बात करते हैं आवेशित कण पर। आवेशित कण का मतलब है कि उस चालक तार में, इस चालक तार में जब धारा प्रवाहित की जाएगी तो इसमें आवेश प्रवाहित करेगा। तो उस आवेश पर आवेशित कण या फिर आवेश पर कितना बल लगेगा? वो लगेगा एफ बराबर क्यू बी बी साइन थीटा। क्यू क्या है? क्यू है उस चालक तार में प्रवाहित आवेश, वी क्या है कि वो आवेश कितने वेग से या वो कण कितने वेग से गति कर रहा है, बी क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है। तो इसमें आवेश पर जो बल लगेगा या उस कण पर बल लगेगा, यहाँ पर देखिए जो हो रहा है ये चालक पर बल लग रहा है, इस पूरे तार पर बल लग रहा है, जैसे इस पे बल लग रहा है बाहरी बल, लेकिन जो आवेश पर बल लगेगा वो उसके अंदर स्थित इलेक्ट्रॉन है और वो इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान तक आवेश को ले जाते हैं। तो उस आवेश पर कितना बल लगेगा? वो बल लगेगा F बराबर क्यू बी वी साइन थीटा। तो चलिए अब हम बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, यहाँ से आपको 1 से 2 नंबर 100% मिलेगा। देखिए चुंबकीय याम्योत्तर, चुंबकीय याम्योत्तर क्या है? देखिए अब हमने आज तक सुना है कि पृथ्वी गोल है। पृथ्वी क्या है? गोल। आप एक तरबूज मान लीजिए, एक तरबूज के आकार की पृथ्वी है। अब हम बात करते हैं पहले चुंबकीय याम्योत्तर और हम बात करते हैं भौगोलिक याम्योत्तर। याम्योत्तर बाद में बात करेंगे, पहले ये हमारी पृथ्वी है, गोल है, इसका ये नॉर्थ होता है और ये साउथ होता है, ये भी नॉर्थ होता है, ये भी साउथ होता है। तो ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है, हम जो पृथ्वी पर अपने ग्लोब पर अपने नक्शे पर जब दर्शाते हैं तो नॉर्थ साउथ इस तरह से होता है, तो इसको हम भौगोलिक उत्तर बोलते हैं और इसे हम भौगोलिक दक्षिण बोलते हैं। लेकिन जब हम किसी चुंबकीय सुई यानी कि कंपास को जब हम पृथ्वी की सतह पर रखते हैं तो वो सुई कुछ इस तरह से ना होकर थोड़ी सी तिरछी जाकर ठहर जाती है, तो वो कहलाता है चुंबकीय उत्तर और चुंबकीय दक्षिण। चुंबकीय उत्तर क्या है कि हमारे नक्शे में या भूगोल में या ग्लोब पर जो नक्शा होता है या ग्लोब वाला जो देखा होगा आपने, जो टेबल पे रखा जाता है, तो उसमें जो दर्शाया जाता है वो एक सीधी रेखा में, इसको हम बोलते हैं भौगोलिक उत्तर और भौगोलिक दक्षिण। तो इसको हम परिभाषित कैसे करेंगे? भौगोलिक उत्तर तथा भौगोलिक दक्षिण को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? जैसे यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है तो ये भौगोलिक क्षेत्र कहलाता है। भौगोलिक उत्तर तथा भौगोलिक दक्षिण को मिलाने वाली रेखा भौगोलिक क्षेत्र कहलाता है। लेकिन चुंबकीय क्षेत्र तथा चुंबकीय उत्तर तथा चुंबकीय दक्षिण को मिलाने वाली रेखा चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। मेन काम है चुंबकीय क्षेत्र का। ये है चुंबकीय क्षेत्र, ये है चुंबकीय उत्तर, ये है चुंबकीय दक्षिण, ये है भौगोलिक उत्तर, ये है भौगोलिक दक्षिण। मतलब चुंबकीय उत्तर तथा चुंबकीय दक्षिण को मिलाने वाली रेखा चुंबकीय क्षेत्र कहलाती है। जैसा कि अभी हमने बताया आपको कि सुई जहाँ पर ठहर जाती है वो चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो चुंबकीय सुई हमारी ठीक उत्तर दक्षिण में, जैसे हम
मानते हैं अपने गांव में, अपने रिलेशन में, अपने व्यवहार में या अपने गांव में जिस तरह से उत्तर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण देखते हैं उस तरह से नहीं होता, लेकिन जो हमारा थोड़ा सा तिरछा होता है इसको हम बोलते हैं चुंबकीय उत्तर और चुंबकीय दक्षिण। तो भौगोलिक उत्तर तथा भौगोलिक दक्षिण को मिलाने वाली रेखा, भौगोलिक उत्तर तथा भौगोलिक दक्षिण को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? भौगोलिक क्षेत्र। और चुंबकीय उत्तर तथा चुंबकीय दक्षिण को मिलाने वाली रेखा कहलाती है चुंबकीय दक्षिण यानी चुंबकीय क्षेत्र। अब हम बात करते हैं चुंबकीय याम्योत्तर। अब चुंबकीय याम्योत्तर में आप कैसे लिखोगे? एक होता है चुंबकीय याम्योत्तर और दूसरा होता है भौगोलिक याम्योत्तर। अब भौगोलिक याम्योत्तर के बारे में बात करें कि भौगोलिक रेखा, भौगोलिक क्षेत्र के एक ऊर्ध्वाधर घटक, भौगोलिक क्षेत्र के या हम दूसरी भाषा में कहें कि भौगोलिक उत्तर तथा भौगोलिक दक्षिण को मिलाने वाली रेखा का ऊर्ध्वाधर घटक भौगोलिक याम्योत्तर कहलाता है। और चुंबकीय उत्तर तथा चुंबकीय दक्षिण को मिलाने वाली रेखा का ऊर्ध्वाधर घटक चुंबकीय याम्योत्तर कहलाता है। अब सीधी सी बात है कि चुंबकीय उत्तर तथा चुंबकीय दक्षिण को मिलाने वाली एक रेखा है और इस रेखा का एक ऊर्ध्वाधर घटक है, एक ऊर्ध्वाधर घटक, उसे हम चुंबकीय याम्योत्तर कहते हैं। और भौगोलिक उत्तर तथा भौगोलिक दक्षिण को मिलाने वाली रेखा का ऊर्ध्वाधर घटक भौगोलिक याम्योत्तर कहलाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं नति कोण या नमन कोण। नति का मतलब होता है, नमन का मतलब होता है झुकना। तो झुकने वाला कोण कहाँ पे है? कि पृथ्वी की सतह पर। आप ऐसे ही लिखेंगे जैसे हम आपको समझा रहे हैं, आप इसी से सारी परिभाषाएं आप ऐसे नहीं रट पाओगे। पृथ्वी की सतह पर चुंबकीय सुई को जैसे जैसे आप इसके बिंदु बदलेंगे, स्थान बदलेंगे, तो इसकी जो दिशा होगी वो बदलती जाएगी। तो ये पृथ्वी की सतह के साथ चुंबकीय सुई का जो कोण बनता है वही कहलाता है नमन कोण। और प्रत्येक बिंदु पर कोण का मान अलग अलग होता है। प्रत्येक बिंदु पर नमन कोण यानी कि नति कोण का मान अलग अलग होता है। जैसे देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा झुकाव है, जब इस बिंदु पे ले गए तो सुई थोड़ी खड़ी हो गई, इसके और आगे ले गए तो सुई को थोड़ा और झुकना पड़ा। फिर उसके बाद अब जब ये आप इसको उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर लेकर जाएंगे तो ये सुई पृथ्वी की सतह के साथ 90 डिग्री के कोण पर झुक जाएगी और यही कहलाता है चुंबकीय क्षेत्र। और जो नमन कोण या नति कोण अधिकतम ध्रुवों पर होता है। यहाँ पर भी आपसे प्रश्न पूछेगा कि नति कोण अधिकतम किस बिंदु पर होता है, कहाँ पर होता है? तो आपको याद रखना है ध्रुवों पर या फिर उत्तरी ध्रुव पर या फिर दक्षिणी ध्रुव पर। कह देना कि ध्रुवों पर कोण अधिकतम होता है और नमन कोण अधिकतम कहाँ कितना होता है? 90 डिग्री, मतलब इससे ज़्यादा नमन कोण नहीं हो सकता। अब हम बात कर लेते हैं भूचुंबकत्व की। आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई। चुंबकीय याम्योत्तर, भौगोलिक याम्योत्तर, दिक्पात कोण। दिक्पात कोण का मतलब है कि भौगोलिक याम्योत्तर तथा चुंबकीय याम्योत्तर के साथ बनने वाला कोण दिक्पात कोण कहलाता है। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। दिक्पात कोण क्या होता है? दिक्पात कोण मतलब भौगोलिक याम्योत्तर तथा चुंबकीय याम्योत्तर। भौगोलिक याम्योत्तर तथा चुंबकीय याम्योत्तर इन दोनों के साथ बनने वाला कोण दिक्पात कोण कहलाता है। ऐसे ही आपको परिभाषा झेल देनी है और आपको नंबर मिलेगा। मैं गारंटी करता हूँ आपको हर चीज़ कंप्लीट हो जाएगी। एक दो बार सिर्फ वीडियो को देख लेना कि भौगोलिक याम्योत्तर तथा चुंबकीय याम्योत्तर के साथ बनने वाला कोण दिक्पात कोण कहलाता है। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। नति कोण किसी चुंबकीय सुई को पृथ्वी की सतह पर रखने पर पृथ्वी की सतह के साथ चुंबकीय सुई जितना कोण बनाती है वो नति कोण या नमन कोण कहलाता है। और इसका जो ध्रुवों पर नमन कोण अधिकतम होता है। अधिकतम कोण का मान 90 डिग्री होता है। अब हम बात करते हैं भूचुंबकत्व। अब हम बात करें चुंबक या चुंबकत्व। देखिए चुंबक क्या होता है? देखिए ऐसा पदार्थ जो अपनी ओर आकर्षित, किसी लौह चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करती है तो ऐसे पदार्थ को हम चुंबक बोलते हैं। और अपनी ओर आकर्षित करने का जो गुण है वो चुंबकत्व कहलाता है। तो पृथ्वी हर वस्तु को अपनी तरफ खींचती है। आप ऊपर कोई वस्तु को जब फेंकते हैं तो वो वस्तु अपनी ओर खींचती है। हर वस्तु नीचे की ओर आती है जब तक वो ग्रेविटी से बाहर, मतलब गुरुत्वाकर्षण से बाहर
ना चली जाए, और जब गुरुत्वाकर्षण नियतांक से बाहर चली जाएगी तब वो पृथ्वी पर नहीं आएगी। उसका जो पलायन अलायन वेग होता है वो हम आपको बाद में पढ़ाएंगे। तो भू चुंबकत्व क्या है कि पृथ्वी द्वारा, भू चुंबकत्व की परिभाषा क्या है, पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु को अपनी ओर खींचने का जो गुण है वो भू चुंबकत्व कहलाता है। आई होप समझ में आ गया होगा कि भू चुंबकत्व मतलब है कि किसी वस्तु को पृथ्वी द्वारा अपनी ओर खींचने का जो गुण है वो भू चुंबकत्व कहलाता है। आई होप समझ में आएगा। अब इसके अवयव पूछता है। अवयव का है, एक तो दिक्पात कोण है। दिक्पात कोण की परिभाषा हमने आपको बता दी कि चुंबकीय याम्योत्तर तथा भौगोलिक याम्योत्तर के साथ बनने वाला कोण दिक्पात कोण कहलाता है। नति कोण, नति कोण भी हमने आपको बताया कि पृथ्वी की सतह पर चुंबकीय सुई को रखने पर जो पृथ्वी की सतह के साथ सुई जितना कोण बनाती है वो नति कोण कहलाता है। और भू चुंबकत्व का एक क्षैतिज घटक होता है और भू चुंबकत्व का एक ऊर्ध्वाधर घटक होता है। ये सारी चीज़ें आप याद कर लेना। BH बराबर, BH मतलब चुंबकीय क्षेत्र का हॉरिजॉन्टल, H मतलब हॉरिजॉन्टल, V मतलब वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज, वर्टिकल मतलब ऊर्ध्वाधर। तो ये हो गया क्षैतिज घटक और ये हो गया ऊर्ध्वाधर घटक। तो BH बराबर BE cos थीटा, BB बराबर BE sin थीटा। अब जब इन दोनों का भाग लगाते हैं तो ये हो जाता है tan थीटा बराबर BE अपान BH। ये थोड़ा तो बहुत तो आपने पढ़ा ही होगा, इतना विस्तार में हम आपको यहाँ पर नहीं समझाएंगे क्योंकि यहाँ पर जो मैथमेटिकल पोर्शन है वो आपको इस वीडियो में क्या, क्योंकि समय के अनुसार मैं आपको शॉर्ट में लेकर चल रहा हूँ। तो BE बराबर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो क्या कितना होगा कि चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक का होल स्क्वायर प्लस चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक का होल स्क्वायर का वर्गमूल होता है। तो चुंबकीय प्रवृत्ति तथा चुंबकीय प्रवृत्ति को काई, इसको हम बोलते हैं काई, इसको हम बोलेंगे काई। ये भी याद रखना कि चुंबकीय प्रवृत्ति काई तथा चुंबकशीलता के बीच संबंध जो होता है ये संबंध पूछा जाता है 1 नंबर में, इसलिए इसको याद कर लें। चुंबकशीलता मतलब म्यू आर एक आपेक्षिक चुंबकशीलता भी होती है, इसी को आपेक्षिक चुंबकशीलता यहाँ पर लिखना चाहिए। आपेक्षिक चुंबकशीलता में संबंध, आपेक्षिक चुंबकशीलता हमने कल आपको पढ़ा दिया था कि चुंबकीय प्रवृत्ति मतलब काई, चुंबकशीलता यानी कि म्यू आर में संबंध। तो म्यू आर बराबर 1 प्लस काई एम होता है। तो इस तरह से आपको ये याद रखना है। तो आपको जानकारी कैसी लगी, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताना और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों को भी शेयर करके उनका भी भला ज़रूर करना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और अगर वीडियो आपको समझ में आया हो तो